हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2023 दिसंबर सर्कल में जो योग का पेपर हुआ था यूजीसी नेट में, उस पेपर का हम PYQs जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बनने वाला है ये इस वीडियो का पार्ट 4 बनने वाला है। ये इस वीडियो का पार्ट 4 बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस, यानी ये 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल जो है बेनिफिशियल है यूजीसी नेट के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि PYQs एंड कंटेंट एनालिसिस आप जितना देखोगे, जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्विज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर PYQ एंड क्विज़ पेपर 1 एंड पेपर 2 में ओनली योग की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं 31 से लेकर 40 तक क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले बार, और इस क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को हर डिटेल्ड में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो पूछा गया है एनाटॉमी एंड थेरेपी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है ये थेरेपी से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है कि विच आसना इज हेल्पफुल इन री एस्टैब्लिशिंग, कौन से आसना है इन पांचों में से ऐसा कौन से आसना है जो री एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। कौन सी चीज़ री एस्टैब्लिश करने में मदद करती है? वल्बुलर कैपेसिटी को री एस्टैब्लिश करने में मदद करती है आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट, यानी कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के बाद कौन से ऐसे आसन है इन पांचों में से जो री एस्टैब्लिश करती है आपकी वल्बुलर कैपेसिटी को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये जान लो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वल्बुलर कैपेसिटी कब से हम बोले जा रहे हैं। तो वल्बुलर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, वल्ब का जो मतलब होता है ना, वल्ब का बेसिकली जो मतलब होता है वो है कपाटिका, जो यहाँ पर देखो मेंशन है, कपाटी की क्षमता। वल्बुलर कैपेसिटी का मतलब ये जो कपाटिका है, यानी जो वल्ब है, उस वल्ब की जो कैपेसिटी है, उस वल्ब की जो पावर है, जो उसके जो एफिकेसी है, उसको, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन जो है वो हेल्पफुल है। तो सबसे पहले ये जान लो कि वाल्व कितने होते हैं। 4 होते हैं हार्ट में। एक होते हैं आयोटिक वाल्व, एक होते हैं माइट्रल वाल्व, एक होते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, दूसरा और एक होते हैं पल्मोनरी वाल्व। जैसे आपको पता है कि आयोटिक वाल्व कहाँ होता है, आयोटा जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे होते हैं आपका आयोटिक वाल्व। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं आपका माइट्रल वाल्व। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं आपका ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, और जो है आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है आपका पल्मोनरी वाल्व। तो ये चारों होती है वल्ब की पोजीशन। अब वल्बुलर डिजीज क्या होता है? वल्बुलर डिजीज उसे कहा जाता है कि जब कोई वल्ब की जो एक्चुअल पावर है, यानी उसको परफॉर्म करने की जो क्षमता है, वो क्षमता अगर लेस हो जाए तो उसे कहते हैं वल्बुलर डिजीज, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि देखो, वल्बुलर कैपेसिटी जो है उसको री एस्टैब्लिश करना है, यानी ये कम हो गया है, आपका जो वल्बुलर कैपेसिटी है ये कम हो गया है। इसका कॉज के तौर पर क्या बताया गया? कॉज के तौर पर बताया गया कि ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हुआ है, यानी कोई ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आए हुए हैं, या फिर कोई ट्रॉमा, ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से जो है कि आपका वल्बुलर कैपेसिटी जो है वो कम हो गया है। अब उस कैपेसिटी को हमें री एस्टैब्लिश करना है, अब देखते हैं कि ये जो वल्बुलर कैपेसिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए, वल्बुलर कैपेसिटी मतलब अगर वाल्व किसी तरीके से इसका जो फंक्शन करने की, इसका जो फंक्शन का क्षमता है, मतलब इसका जो एक्चुअल पावर है, जो काम ये करते हैं, वो काम अगर सही तरीके से ये वाल्व नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से इसको स्टेनोसिस आ गया है इसमें, या फिर प्रोलैप्स हो गया है, ठीक है, तो इसके कारण कई बार होता है कि वल्व जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो उस कैपेसिटी को री एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या आसन ज़रूरत है, क्या क्या आसन सबसे महत्वपूर्ण है? देखो यहाँ पे कुछ आसन, एस व्यासा की एक बुक आती है, एस व्यासा पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक आता है, योगा फॉर हाइपरटेंशन एंड
योगा फॉर हार्ट डिजीज, योगा फॉर हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज, ऐसे एक बुक आती है एज व्यासा पब्लिकेशन का। तो वहाँ पर ना ये हार्ट डिजीज के लिए काफ़ी सारे मेंशन करी गई है आसन्स को। तो वहाँ पर देखो अर्धकटी चक्रासन मेंशन है, त्रिकोणासन मेंशन है, वक्रासन मेंशन है, गरुड़ासन मेंशन है, गमुखासन मेंशन है, उष्ट्रासन है, पर्वतासन है। अब इनमें से देखो आपके ऑप्शंस में क्या क्या है। पहला ऑप्शन में आपको है पश्चिमोत्तासन। तो पश्चिमोत्तासन तो भाई वहाँ पर कहीं भी नहीं है, और पश्चिमोत्तासन जो है वो हार्ट डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते। हार्ट डिजीज जिनको होती है उनको पश्चिमोत्तासन कभी भी सजेस्ट नहीं करी जाती है। पश्चिमोत्तासन चेस्ट डिक्रीज्ड आसन होती है, तो इसको वहाँ उनको ये आसन जो है वो सजेस्ट नहीं करी जाती है हार्ट डिजीज में, ठीक है। यानी ए आपके ऑप्शन में नहीं होगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि इतना सभी बच्चों को पता है कि भाई पश्चिमोत्तासन जो है फ्रंट बेंडिंग है सबसे पहला, दूसरा वो चेस्ट डिक्रीजन आसन है, चेस्ट डिक्रीज प्रैक्टिस है, और इसको कभी भी हार्ट प्रैक्टिस में लिए, हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कभी सजेस्ट नहीं करी जाती। यानी आपका ए तो नहीं होगा। ए जहाँ जहाँ है उसको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। तो हमने एलिमिनेट कर दिया 1 और 4। बचा क्या, माउंटेन। दूसरे में क्या पूछ रहा है, माउंटेन पोज यानी पर्वतासन जो है, ये बिल्कुल माउंटेन पोज जो है ये तो करी जाती है। अब देखो इसमें इन दोनों में देखो दो चीज़ें कॉमन है, एक तो है बी, एक तो है ई। इसमें भी देखो बी और ई कॉमन है, यानी बी और ई, माउंटेन पोज और गमुखासन, ये दो तो होगा ही होगा। अब बचा आपके पास दो, क्या, एक है सर्वांगासन और दूसरा है गरुड़ासन। इन दोनों में, सर्वांगासन और गरुड़ासन, इन दोनों में कौन सा होगा भाई। सर्वांगासन जो है वो इन्वर्टेड पोज है, वो बिल्कुल इन्वर्टेड पोज है। सर्वांगासन जो है वो इन्वर्टेड पोज है। तो हार्ट डिजीज, ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि हार्ट डिजीज है, प्रॉब्लम है वल्ब में, हार्ट ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है पूरे बॉडी में, तो क्या हम उसमें इन्वर्टेड पोज करवाएंगे। इन्वर्टेड पोज तो नहीं करवाएंगे उस केस में। और ये मेंशन भी नहीं है इस लिस्ट में, ये मेंशन भी नहीं है। देख लो ये लिस्ट, अगर आपने पढ़ा होगा ये लिस्ट में कहीं पर भी हार्ट डिजीज में ना सर्वांगासन जो है वो मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो सर्वांगासन वहाँ पर भी मेंशन नहीं है। तो लेकिन गरुड़ासन जो है वो हार्ट डिजीज के लिए बेनिफिशियल बताया गया है बुक में। इस बुक में देखो गमुखासन को भी बताया गया है, गरुड़ासन को भी बताया गया है। तो गरुड़ासन गमुखासन जो है इसको बेनिफिशियल बताया गया है। आपके एस व्यासा द्वारा पब्लिकेशन, एस व्यासा पब्लिकेशन द्वारा एक बुक पब्लिश करी गई है जिसका नाम है योगा फॉर हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। उस बुक में इसको बताया गया है। तो उस हिसाब से हम गरुड़ासन को भी ले सकते हैं, और माउंटेन पोज को तो हम पहले ही ले लिया, और गमुखासन, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी डी ई, यानी 3 नंबर जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा, बी डी ई, यह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये इसमें हमारा आंसर जो है वो है आंसर 3, जैसा कि हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई प्राणायाम के लाभ क्या क्या है। देखो उज्जाई प्राणायाम के एक लाभ तो सभी को पता है, क्या, कि ये जो गले में कफ जो जमा हो जाते हैं उस कफ को हरण करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये तो आपको हर किसी को पता है, 100% श्योर आप लोग हो ही हो कि उज्जाई में कुछ हो ना हो कफ दोष जो है वो हरण होते हैं, यानी कफ दोष जो है उस वो नाश होती है। अब देखो सी कहाँ कहाँ है, तो सी 1 नंबर में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना 100% पकड़ के आप एलिमिनेट कर भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि भाई सारे ऑप्शन में सी जो है वो डाल दी गई है। अब बताओ कैसे एलिमिनेट करोगे। अब आपको दूसरा पता होना ही चाहिए। हठ प्रदीपिका में सीधा सीधा बताया गया है क्या, खुदा तृष्णा नाश, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उज्जाई प्राणायाम में कहीं पर भी आप लोगों ने पढ़ा है कि खुदा तृष्णा नाश होती है? बिल्कुल नहीं। किसमें होती है, शीतली शीतकारी में बताया गया है। शीतली में ज्यादातर बताया गया है कि क्षुधा तृष्णा जो है वो नाश करती है। तो ये यहाँ पर उज्जाई पूछ रहे हैं आपको, मतलब इसके साथ सी होगा ही होगा, और ई जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पता चल रहा है। तो अब देखो ई किस किस में है, ई इसमें है, एलिमिनेट कर दो। इसमें भी ई है, एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी और डी कॉमन है। सी और डी जो है वो कॉमन है इसमें, यानी ए और बी के बीच आपको चूज करना है। सी और डी मतलब आपको एक आंसर और भी मिल गया कि जलोदर जो रोग जो है वो नाश करते हैं उज्जाई। 2 ऑप्शन आपका मिल गया। अब देखो एक, या तो ए या तो बी, नाड़ी दोष या वात दोष। भाई अगर आप उज्जाई प्राणायाम की श्लोक सही तरीके से पढ़ोगे, अगर आप पढ़ के गए हो तो आपको सीधा सीधा सबसे पहले मेंशन है उज्जाई की बेनिफिट में कि नाड़ी दोष जो है वो नाश करती है उज्जाई प्राणायाम। सबसे पहले उज्जाई की बेनिफिट में ये बताया गया है, नाड़ी दोषों की नाश करते हैं। यानी ए आपका ऑप्शन बन जाएगा, यानी ए सी डी ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। सही आंसर ए सी डी होगा। फिर भी आप लोगों को एक बार मैं श्लोक दिखा देता हूं कि देखो श्लोक में पहले बताया गया है कि श्लेष्म श्लेष्म दोष हरंग, यानी श्लेष्म दोष यानी कफ दोष। तो हो गया, कफ दोष को हमने टिक कर दिया। फिर क्या कह रहा है, श्लेष्म दोष के बाद क्या कह रहा है,
कंठ मसलेस मतलब गले में जो कफ, वो तो पहले मैंने कर दिया। फिर कह रहा है देहानल विवर्धनम, यानी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। यहाँ पे कहीं पे है क्या जठराग्नि प्रदीप्त, नहीं पूछा गया हमारे ऑप्शंस में। तो चलो इतना पता चल गया कि जठराग्नि को भी ये प्रदीप्त करता है। फिर क्या कह रहे हैं, नाड़ी, उसके बाद जलोदर, उसके बाद धातु दोष, धातु दोष विवर्धनम, सॉरी विनाशनम, धातु दोष विनाशनम, मतलब नाड़ी रोग कह रहे हैं, नाड़ी दोष को विनाश करती है, जलोदर को विनाश करते हैं और धातु दोष को विनाश करते हैं बोला गया, यानी वात को नहीं बोला गया भाई। यानी आपका आंसर जो है वो ए, सी एंड डी, यानी पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, जब भी आप लोग हठयोग पढ़ते हो, तो एक बार श्लोक को जरूर देख लेना कि श्लोक में सीक्वेंस क्या बताया गया। इस बार आपको पूछा गया है कि बताओ इसका बेनिफिट क्या है। हो सकता है अगली बार आपको कोई और प्राणायाम पूछ ले या फिर इसी का सीक्वेंस पूछ ले, तो इसको ना सीक्वेंस में भी याद रखना, क्योंकि अभी जो है ना श्लोक के ऊपर काफी ज्यादा महत्व दी गई है एग्जाम में, और श्लोक में से ना हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है आपको इस सीक्वेंस पूछ ले अगली बार कि बताओ इसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले जो है वो है कफ रोग, दूसरा है देहानल विवर्धनम यानी जठराग्नि बढ़ाना, तीसरा जो है वो है नाड़ी दोष, चौथा जो है वो है जलोदर, और पांचवा जो है वो है धातु। ये सब पांचों बेनिफिट बताया गया है, पांचों बेनिफिट बताया गया है किसका, उज्जाई प्राणायाम का। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखो ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। टीचिंग मेथड का क्वेश्चन को भी चाहे हिंदी में समझ में आ जाए आपको, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसका जो ऑप्शंस है ना कई बार हिंदी में गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं हम लोग, कई बार हिंदी बोलने वाले भी गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। जिनको हिंदी नहीं आता, जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है, उनके लिए तो मैंडेटरी है कि आप इंग्लिश में इसको देख लो। मैं सजेस्ट करता हूं कि टीचिंग मेथड की बुक, चाहे आपको हिंदी बड़े अच्छे तरीके से आते हो, फिर भी टीचिंग मेथड की जो क्वेश्चन है ना, ये फिर भी एक बार इंग्लिश में देख लो, क्योंकि इसका ऑप्शंस जो है ना कई बार हिंदी में आप लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू बुक टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस। देखो ये मेंशन कर दिया गया भाई अकॉर्डिंग टू बुक, यानी इस बुक के अनुसार ही आपको बताना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हमें सिखाया गया था, ये किसी और बुक में है, नहीं बोल सकते हो भाई, बुक मेंशन कर दिया गया है टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, यानी ये कैवल्यधाम पब्लिकेशन की बुक है, सॉरी लोनावला पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, एमएल घरोटे सर का जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन में बोला गया प्रिपेयरिंग द एनवायरनमेंट, इस सब अब के ऑप्शन है। पहला बताया गया कि प्रिपेयरिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट यानी जो वातावरण है उसको पहले तैयार करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि टू इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस आप कराने वाले हो उस प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करवा दो। तीसरे ऑप्शन पर क्या कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड, यानी उसके बाद प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करवा दिया, बता दिया, अब उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर दो। चौथे ऑप्शन में क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस टाइम ऑफ स्टूडेंट्स, अब डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, अब स्टूडेंट को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दे दो, उसके बाद सबको बुलाओ ग्रुप प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो सीक्वेंस है भाई एज इट इज सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया, और पहला ऑप्शन आपको देखो वही ऑप्शन है आपका ABCDE, बिल्कुल यही सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले जो है वातावरण तैयार करना चाहिए, फिर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फिर डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए टाइम दे दो, फिर ग्रुप प्रैक्टिस के लिए बुला लो। तो ये इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो यही है जो सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कई बार एग्जाम में ऐसे करते हैं, कई बार ऐसे करी जाती है, एक्चुअल सीक्वेंस जो है वही दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज लगेगा कि ये दिया है सच्ची आंसर है, नहीं है, लेकिन यही सच आंसर है। ठीक है, और ये पूछ लिया गया था किसके अकॉर्डिंग, टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग, उस बुक में ऐसा ही मेंशन है। ठीक है, तो इसी के साथ इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है देखो इस बार ना पतंजलि योग सूत्र का ये क्वेश्चन है। पतंजलि योग सूत्र का ये जो है 1/33 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में 2 क्वेश्चन इसी श्लोक में से पूछा गया है, एक ही बार इसी बार पूछा गया है 2023 दिसंबर सर्कल में, 2023 दिसंबर सर्कल में ये जो श्लोक नंबर है 1/23 इनमें, यानी इसमें जो कंसेप्ट है वो है चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम जो कंसेप्ट है, चित्त प्रसादनम ये जो कंसेप्ट है, इसमें से 2 श्लोक पूछा गया है, सॉरी इस श्लोक में से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या, एक क्वेश्चन पहला था जिसको करेक्ट करने के लिए मतलब मैच करने के लिए पूछा गया था, जो हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो इस पार्ट में एक और क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास करना चाहिए। जो दुराचारी है उनके प्रति उपेक्षा करने की भाव, उपेक्षा की भाव रखने के लिए बोला गया है पतंजलि योग दर्शन में। एक बार श्लोक को पढ़ लो,
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानम, देखो मैत्री किसके प्रति, मैत्री बोला गया है कि सुखी इंसान के प्रति, सुखी मनुष्य के प्रति मित्रता की भाव रखने के लिए बोला गया है। दुखी मनुष्य के प्रति करुणा के बोला गया है, करुणा के भाव। पुण्य आत्मा के प्रति मुदिता, एंड जो अपुण्य आत्मा है, जो बुरे इंसान है, उनके प्रति क्या बोला गया है, उपेक्षा। ये लाइन से आपको पूछ लिया गया क्वेश्चन, ये लाइन से आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो क्या कह रहे हैं, दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास करने के लिए बोला गया है, वो उपेक्षा विकास करने के लिए बोला गया है पतंजलि योग दर्शन में। श्लोक नंबर क्या है, 1/33। तो कितना इसको, इस श्लोक में हर बार, इस श्लोक में से ना हर बार पूछे जाते हैं, लगभग हर बार यूजीसी नेट में इस श्लोक को लेते ही लेते, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो इसी के साथ इसका ऑप्शन जो है वो आंसर 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच स्टेज ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की कौन सी स्टेज में, इन विच स्टेज ऑफ प्राणायाम डू पावरफुल पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स ऑकर, यानी कौन से स्टेज में, पूरक में, रेचक में, कुंभक में, या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में, कौन से स्टेज पर आपका जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो पावरफुल होती है, वो और बढ़ जाती है, उसके रिफ्लेक्स और बढ़ जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, वो कौन से प्रैक्टिस में होती है। ये जो है ना, तो ये रेचक में होती है, क्योंकि प्राणायाम का जो सबसे मेन मुद्दा है ना, प्राणायाम का अगर आप सबसे मेन मुद्दा देखोगे तो वो एक्चुअल करी जाती है किस लिए, कुंभक के लिए। और ये कुंभक ही ऐसा एक स्तर है जहां पर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है, जो रिफ्लेक्स है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, वो पावरफुल ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर 3 बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि प्राणायाम का मेन जो है वो है कुंभक, प्राणायाम का जो मेन है वो है कुंभक। हम प्राणायाम जैसे आपको बताया जाता है ना कि शहीद कुंभक और केवल कुंभक होता है, तो केवल कुंभक में क्या कहा जाता है, केवल कुंभक को क्यों बेस्ट कहा गया है, क्योंकि कुंभक जो है वो ऑटोमेटिक तब लग जाते हैं। तो कुंभक जो है वो प्राणायाम की मेन चीजें हैं, कुंभक। और कुंभक जब हम लगाते हैं तो कुंभक ही वो स्तर है जिसके कारण हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाते हैं, वो पावरफुल बनते हैं, ठीक है। तो वही आपको सवाल पूछा गया था कि कौन से स्तर पर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है, वो पावरफुल बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वाल अवस्था में, यानी बच्चे अवस्था में, जो बच्चों के लिए कह रहे हैं, वाल अवस्था में प्रोटीन की कमी के कारण, यानी प्रोटीन अगर आप कम मात्रा में ले रहे हो तो उसके कारण कौन सी बीमारी जो है वो हो सकते हैं। वाल अवस्था में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकता है। सबसे पहला मैरास्मस, जी हाँ मैरास्मस बन सकते हैं। क्वाशियरकर, बिल्कुल ये तो होगा ही होगा। रिकेट्स, भाई ये विटामिन डी के कमी पे होती है, ये जो है वो विटामिन डी के कमी के कारण होती है रिकेट्स जो है। कैराटोमेलेसिया एंड ज़ेरोप्थेल्मिया, ये दोनों जो है ये प्रोटीन की कमी से नहीं बल्कि ये भी विटामिन के कमी से होती है। ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ है कैराटोमेलेसिया एंड ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है। ये विटामिन के साथ रिलेटेड है। तो आपका ये 2 आंसर जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ए और बी आपका सही आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन 1 जो है आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलन करे। देखो एक साइड में कह रहा है यम नियम आसन और उपप्राण, और दूसरे साइड में नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा, देखो अगर ऐसा दिया जाए ना तो सबसे पहले आसन का चूज कर लेना, क्योंकि ये आपको सभी लोगों को याद होती है, आसन और उपप्राण। उपप्राण जो है वो है कर्म, यानी डी का देखो 2 हो जाएगा। डी का अगर आप 2 देखोगे ना तो आपका आंसर वहीं पे आ गया, बाकी सब एलिमिनेट हो गया, सब एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया आपका। सी का देखो क्या है, आसन। आसन का क्या होगा, आसन का होगा भद्रासन कहते हैं, भद्रासन होता है, भद्रासन है, यानी सी का हो जाएगा 1। देखो डी का 2, सी का 1। अब देखो बी का नियम कह रहे हैं, तो नियम जो है वो जप को नियम के अंदर माने जाते हैं, और दया जो है वो यम में आती है। जप जो है वो नियम में आती है, दया जो है वो यम में आती है। तो ये इसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा 4। अब देख लो बी का 3, ए का 4, यानी हो गया आपका आंसर 1। इसी के साथ करेक्ट आंसर बन गया आपका आंसर 1। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होता है, ऐसा नहीं कि काफ़ी बार इसको टफ भी बनाते हैं, काफ़ी बार टफ भी बना देते हैं लेकिन आसान भी बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है किस प्राण वायु के कारण व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाती है तथा वह प्रभावशाली दिखाई देता है। कौन से प्राण वायु है जो आंख के साथ रिलेटेड है। समान ऑप्शन में आपका है समान वायु, कूर्म वायु,
क्रिक्कल या देवदत्त, शमान दिया हुआ है, कूर्म दिया हुआ है, क्रिक्कल दिया हुआ है, देवदत्त दिया हुआ है। बेसिकली ये जो है ये उपप्राण है, प्राण नहीं है, ये उपप्राण वायु है। तो इसका आंसर जो है वो कूर्म हो जाएगा। आप लोगों को पता है कूर्म वायु जो है उसके कारण आंख में चमक आती है, आईलिड्स मूवमेंट करने की भी क्षमता आती है एंड वो प्रभावशाली दिखाई देते हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 बन जाएगा। सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, सीधा सीधा आंसर निकल के भी आ जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा प्राणायाम जो है वो हठ रत्नावली में नहीं है। इसीलिए सीक्वेंस में भी याद रखो, इस बार पूछा है कौन सा नहीं है, अगले बार पूछ सकते हैं कि बताओ सीक्वेंस में बताओ प्राणायाम कौन सा सीक्वेंस में बताया गया है हठ रत्नावली में। तो सीक्वेंस जरूर याद रख लेना। प्राणायाम हठ रत्नावली में जो नहीं है वो है केवली, केवली तो है भाई, मूर्छा, मूर्छा भी हठ रत्नावली में है, प्लावनी नहीं, प्लावनी हठ रत्नावली में नहीं बल्कि हठ प्रदीपिका में है, शीतकारी हठ रत्नावली में है। यानी नहीं पूछा आपको, नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़ना सही तरीके से, नहीं पूछा गया है। ऐसे पढ़ लोगे कौन सा प्राणायाम हठ रत्नावली में है, पहले केवली दिख रहा है, केवली को सिलेक्ट करके आ जाओगे कि आपको ये पता, बाकी पढ़ो ही नहीं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो कोई भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना सही तरीके से, ये डेंजरस वर्ड है नहीं। नहीं को अगर नहीं देखा तो ऑप्शन भी सही नहीं होगा, आंसर भी सही नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हमेशा नहीं को देखना चाहिए अगर नहीं है तो इसका जो आंसर है वो बन जाएगा प्लावनी, वो बन जाएगा प्लावनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है पूछा, यहाँ पर भी नहीं। पहला कह रहा है लबन युक्त, लबन युक्त जो आहार है वो राजसिक ही है भाई, लबन युक्त जो है वो राजसिक है। स्निग्ध, स्निग्ध जो है वो सत्व क्वालिटी का है, यानी ये नहीं है राजसिक। फिर कह रहा है बहुत गरम, बहुत गरम, ये राजसिक है, ये जो है ना। फिर ये जो है ये राजसिक आहारी है, ये जो है ये भी राजसिक आहार है, गरम, बहुत गरम जो खबर है ये राजसिक आहार है, ठीक है। फिर कह रहा है स्थिर रहने वाले, ये जो है ये सत्व क्वालिटी है। रस युक्त, ये भी जो है ये सत्व क्वालिटी है, ठीक है। तो यानी आपका आंसर जो है वो बन जाएगा डी, ई और बी, यानी बी डी ई, बी डी ई, यानी 3 नंबर जो है आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा सही, क्योंकि तीनों जो क्वालिटी बताया हुआ है बी डी ई में, ये तीनों क्वालिटी जो है ये राजसिक का नहीं बल्कि ये सत्व क्वालिटी का खवार है, ये सत्व क्वालिटी का खाना है, ठीक है, सत्व क्वालिटी का गुण है ये। देखो, और ये श्लोक नंबर भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता से ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीमद् भगवत गीता में 17 अध्याय, 17 अध्याय का 8, 9 और 10 ये तीनों श्लोक में दिया हुआ है। सत्व क्वालिटी के लिए क्या बताया गया है, आयु सत्व बलारज्ञ शूख प्रतिबिभर्दिना रस स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय, यानी रस स्निग्ध स्थिर हृदय आहार जो है वो किसके प्रिय है, सात्विक के प्रिय है। राजसिक में क्या कहा गया है, राजसिक आहार के लिए बताया गया है कट्वम्ल लवणाक्तोष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजश्रेष्ठ सुख दुखमय प्रदा, यानी कट्व, अम्ल, लवणाक्त, उष्ण, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, उष्ण के बाद तीक्ष्ण, फिर रुक्ष, फिर विदाहीन, ये जो खबार, ये इस तरीके की जो खाना होते हैं वो किसके प्रिय होती है, राज, व राजसिक व्यक्ति को प्रिय होती है। तामसिक के लिए क्या बताया गया है, तामसिक के लिए बताया गया है यतायामंगतो रसं पुत्तिपुर्जिन शीतंचयत उच्छिष्ट में पिचा में ध्वंग भोजनं तामस प्रियम, यानी उच्छिष्ट भोजन जो है वो तामसिक व्यक्ति को प्रिय होती है। जो यथा यमंग होते हैं मतलब जो रसहीन खवार है वो, पूर्ति मतलब जो दुर्गंध युक्त है, पुरुषीतम मतलब पर्युशीतम का मतलब होता है जो अगला दिन का खाना बचा हुआ है वो अगर खा रहे हो तो, उच्छिष्ट मतलब किसी का खाया हुआ खाना अगर आप खा रहे हो तो ये सारे जो है ये तामसिक भोजन के लिए प्रिय होते हैं। तो इस बार आपको सात्विक से पूछा है, राजसिक नहीं है पूछा है, तीनों सात्विक का क्वालिटी दे दे, क्या पता अगले बार आपको डायरेक्ट तामसिक से भी सवाल पूछ सकते हैं, सत्व से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं और राजसिक से भी इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है इस श्लोक को याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार सवाल पूछे गए हैं, पिछले कई टाइम्स में भी पूछे गए यूजीसी नेट में। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज का जो सेशन है ये खत्म होता है। तो अच्छे तरीके से इस सेशन को आप लोग देख लो और ये जो एनालिसिस वीडियो जिन जिन जगह पे हमने एलेबोरेट किया है, जो जो एरिया मार्क किए है वो सारे श्लोक याद कर लीजिए, क्योंकि वो अगले बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पिछले कई बार के पेपर देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा।
धन्यवाद।